नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य को चलाने की व्यवस्था को हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम दैट रन्स द कंट्री। आज हम कह देते हैं कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, जीने का अधिकार है, राइट टू मैरिज है। लेकिन एशियंट और मिडिवल टाइम में जो राजा ने कह दिया वही प्रजा को मानना होता था। अभी प्रेजेंट में इंडिया को रन करने का एक सिस्टम है प्रॉपर, और उसी सिस्टम को हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। अभी ये समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखो, इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। प्रेजेंट में पीएम है मोदी जी, उनसे पहले थे मनमोहन सिंह जी, उनसे भी पहले कोई थे। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और ये सब कुछ हमें एक बुक में दे रखा है। उसी बुक को हम संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, या रूल बुक ऑफ द कंट्री, या हम ये भी कह सकते हैं द डॉक्यूमेंट थ्रू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री रन्स। अभी हमने जान लिया कि संविधान क्या है, लेकिन संविधान को किसी न किसी ने तो बनाया होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम्ड किया था संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अच्छा, अब ये भी समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, इसे बनाया कैसे गया था, और संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को कैसे बनाया गया। 1934 में एमएन रॉय ने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए संविधान बनाने के लिए। फिर उससे अगले साल ही 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है ब्रिटिशर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की डिमांड मानने से क्लियरली मना कर दिया। ठीक है, तो हमारे इंडियंस ने भी डिसाइड कर लिया था कि आज आपने मना किया है, आज आपने हमारा ऑफर ठुकराया है, लेकिन कल को आप भी हमारा इंतकाम देखोगे। फिर 1939 में हम सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो इंडियंस लीडर्स उन्होंने डिसाइड किया था कि दैट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में उन्हें सपोर्ट करके देख लिया था। इंडियन लीडर्स समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि विदाउट इन्फॉर्मिंग द इंडियंस वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की साइड से है। तो इसी के चलते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया तो ब्रिटिशर्स को साफ साफ दिख गया कि अगर इंडियंस को अपने फेवर में लेके आना है तो इंडियंस ने डिमांड की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो वो थोड़ा इंडियंस को लालच देते हैं 1940 में अगस्त ऑफर लाके। अगस्त ऑफर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल्स में समझाऊंगी। फिर 1942 में ब्रिटिशर्स लेके आते हैं क्रिप्स मिशन। ये मतलब कि हमारे साथ चालाकी करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स। ये बोलते हैं कि ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हम आपको बना के देंगे, पर लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है उसका एंड हो जाएगा। तो हमारे लीडर्स भी काफी होशियार थे, तो हमारे गांधी जी कह देते हैं क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी कहते हैं कि हमें मतलब कि आपको ये भी नहीं पता ना हमें पता कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड कब होने वाला है। मान लो चलो अगर वो एंड हो गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो ब्रिटिशर्स के फेवर में होगा। तो क्रिप्स मिशन के उसका अपोज करने के लिए गांधी जी स्टार्ट कर देते क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1945 में रेवल प्लान होता है, उसे हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये भी मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। फिर फाइनली 1946 में ब्रिटिशर्स लेके आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। अच्छा, इसे हम कैबिनेट मिशन प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्टर्स आते हैं वो जो ब्रिटेन की कैबिनेट मिनिस्ट्री है वहां से आते हैं, और ये तीनों के तीनों ब्रिटिशर्स ही हैं। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। और जो कैबिनेट मिशन प्लान के जो हेड हैं, जो मेन लीडर हैं, वो है पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन प्लान
इंडिया में अराइव करता है 24 मार्च 1946 और प्लान पब्लिश होता है 16 मई 1946। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान, जो हमारी डिमांड थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ये कहा गया था कि ठीक है, इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उसमें 389 मेंबर्स होंगे। और उसी सेम टाइम पर जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन की डिमांड कर रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान में ये क्लियर कर दिया गया कि जो पाकिस्तान है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगा, वो भी इंडिया। चलिए समझते हैं 389 मेंबर संविधान सभा के कहां कहां से रहे। देखो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो जाता है ब्रिटिश इंडिया, दूसरा हो जाता है प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। ब्रिटिश इंडिया से रहे 296 मेंबर्स, प्रिंसली स्टेट से रहे 93 मेंबर्स। देखो, ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन किया, लेकिन भारत के हर एक पार्ट पर शासन नहीं किया। जिस पार्ट पे उन्होंने शासन किया उसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, जिस पार्ट पे उनका शासन नहीं रहा उसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट। और जो हमारी संविधान सभा थी वो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थी। ब्रिटिश इंडिया में तो इलेक्शन कराना ब्रिटिशर्स के लिए इजी था, क्योंकि ये पहले भी इलेक्शन करा चुके हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट में शासन किसका था? राजा नवाब लोगों का, और इनका तो क्लियर था कि राजा का बेटा ही राजा है। तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट से कह दिया गया था कि जो आपको कैंडिडेट कैपेबल लगे आप उसको नॉमिनेट करके भेज दीजिएगा। तो जो इसीलिए हमारे जो संविधान सभा के जो मेंबर्स आते हैं वो इलेक्शन के थ्रू भी आते हैं और नॉमिनेशन के थ्रू भी। अच्छा, आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि 389 मेंबर ही क्यों? क्योंकि जो सीट का डिवीजन हुआ था वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हुआ था। 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। फिर जो ब्रिटिश इंडिया है ना उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, गवर्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। अच्छा, गवर्नर्स प्रोविंस कुछ नहीं, जो आज के स्टेट हैं पहले उन्हें प्रोविंस कहा करते थे। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी कुछ नहीं, जो आज के प्रेजेंट में यूनियन टेरिटरी हैं। और जो हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वो 4 थे, ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवार। और जो हमारी संविधान सभा में इलेक्शन होगा वो 296 सीट पे होगा। इतनी सीटों पर ही क्यों होगा? देखो, जो हमारी प्रिंसली स्टेट है वो आने से मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि जब संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ है वो किसके लिए हुआ है? संविधान बनाने के लिए। और जब संविधान बन जाएगा तो वो पूरे भारत पे लागू होगा। जब पूरे भारत पे लागू होगा तो जो किंग है उनका पावर डिक्लाइन होगा। तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट लास्ट में मना कर देते हैं। और जो 296 पे जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है ना जनता ने वोट नहीं डाला था, यहाँ पे वोट डाला गया था विधानसभा के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट का एलोकेशन है वो कम्युनिटी बेसिस पे भी किया गया था। मुस्लिम, सिख, जनरल। देखो जनरल में सभी आ जाते हैं, मुस्लिम और सिख को छोड़ के। इसमें क्या देखो, मुस्लिम व्यक्ति को जो इलेक्ट करेगा वो मुस्लिम करेगा, सिख व्यक्ति को सिख इलेक्ट करेगा। अभी हमने देखो क्या देखा कि पहले हमारे जो कितनी सीटें, 389 सीटें, 389 पे 296 सीट पे हमारे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर 296 को हमने फर्दर डिवाइड किया स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। और जो 296 पे हमारे जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। और जो सीट का एलोकेशन हुआ वो कम्युनिटी बेसिस पे भी था, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में सभी आ जाते हैं मुस्लिम और सिख को छोड़ के। अच्छा, आप समझते हैं कि जो हमारे 296 सीट पर जो हमारे इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट क्या रहा? देखो, हमारा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है जुलाई अगस्त 1946 में, और उसका रिजल्ट ये रहता है कि 208 सीटें जाती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 जाती हैं मुस्लिम लीग को, और 15 जाती हैं अदर्स। अदर्स में क्या है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो, और जो छोटी मोटी भी पार्टियां रही वो सब आ जाती हैं। देखो, पहले तो मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर लेती है इलेक्शन में, क्योंकि मुस्लिम लीग को हमेशा से ये लगता था कि जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे तो मुस्लिम लीग जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें जीत जाती है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है तो मुस्लिम जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है संविधान सभा, उसका बायकॉट कर देते हैं।
बायकॉट ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो सिर्फ हिंदूज की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग इलेक्शन, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका बॉयकॉट कर देती है और डिमांड करने लग जाती है पाकिस्तान की। और हाँ, एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी वुमेन थी, तो 15 वुमेन रही थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमारे 208 और ये 15, अब यही तो हमारे संविधान बनाएंगे। तो ये 208 और 15 मेंबर्स ने हमारा संविधान कैसे बनाया, संविधान का निर्माण कैसे किया, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हमने देखा है कि इंडियन पॉलिटी क्या है। राज्य को चलाने की व्यवस्था ही इंडियन पॉलिटी है, और ये किसी राज्य को कैसे चलाया जाएगा या कंट्री को, ये सब बातें किताब में दे रखी हैं, और उसी किताब को हम संविधान कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमारा संविधान किसने बनाया। हमारा संविधान बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, और संविधान सभा का आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। और जो हमारी संविधान सभा की जो डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली जाती है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। और कैबिनेट मिशन प्लान के हेड रहे थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस। फिर हमारे 389 सीट पे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें लास्ट में प्रिंसली स्टेट आने से मना कर देती हैं, तो बचे कितने हमारे 296। फिर 296 को हमने फर्दर डिवाइड किया है 292 और 4। 292 है हमारी गवर्नर प्रोविंस, जो आज हम स्टेट कहते हैं, और 4 है हमारी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। और हमारे जो 296 सीट पर जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट नहीं, हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट का डिवीजन कम्युनिटी बेसिस पे भी होता है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम, सिख, जनरल। और जो 296 सीट पर जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है, तो उसके चलते मुस्लिम लीग रिजाइन कर देती है और पाकिस्तान की डिमांड करने लग जाती है। और जो संविधान बनाने की फाइनली जिम्मेदारी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 208 मेंबर हैं उन पे है, और जो अदर कैंडिडेट हैं, जो अदर पार्टीज हैं, अदर पार्टीज के मेंबर हैं 15, उनके ऊपर है। और जो वुमेन है वो 15 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये 208 और ये 15 है, ये मेंबर्स जो है ना हमारे संविधान का निर्माण कैसे करेंगे। थैंक यू।